गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हमारा क्लास का टॉपिक रहेगा करंट अफेयर स्टैटिक करंट अफेयर हमने कल से स्टार्ट किया है। पहली क्लास हमने जो स्टार्ट की थी वो आपको पता होगा, विश्व की जनसंख्या एवं भारत की जनसंख्या से संबंधित हमने चीज़ें स्टार्ट की थी, जनसंख्या नगरीकरण। आज हम इसके बारे में कंप्लीट वीडियो डालेंगे। कल एक वीडियो डाली थी, उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया था, आज इसकी शायद कंप्लीट हो जाए, और नहीं हुई तो फिर कल वाली वीडियो में रहेगी। कल जितनी क्लासें हमने कराई थी उस वाली क्लास में आपको मालूम हो तो हम इतना बता चुके थे कि भारत की पॉपुलेशन कुल कितनी है और कुल पॉपुलेशन कैसे कैसे वृद्धि हुई, कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। इस टाइप से हमने बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आपको क्लियर कराए थे। आज आपको इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि भारत में अगर देखा जाए तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, आप लोगों को मालूम होगा। जो नया केंद्र शासित प्रदेश जो 2 बने हैं वह जम्मू कश्मीर राज्य को खत्म करके जम्मू एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण भारत सरकार ने किया है, यह आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अलावा अगर अगले टॉपिक में बात करें हम तो ये भाई टॉपिक रहेगा कि वर्तमान में भारत में अनुसूचित जातियां जो हैं, शेड्यूल कास्ट जो जातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। आपको बता दिया जाए, हमारे संविधान में जो अनुसूचित जातियों की कुल संख्या जो मान्यता प्राप्त है अभी वो 1108 है। यानी कि 1108 भारतीय राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों की संख्या में निर्धारित कर दी गई हैं। और देश में अगर अनुसूचित जातियों की संख्या की बात करें, ऐसी जातियों की संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती हैं ऐसी जाति। जबकि ऐसी जाति के बारे में हम इसके अलावा देखें कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ बिल्कुल भी ऐसी जाति नहीं रहती, तो वह है मिजोरम राज्य। आप याद रखिएगा, मिजोरम भारत का ऐसा राज्य है जिसमें ऐसी जाति का परसेंट ऑफ वैल्यू बहुत कम है, या कह सकते हो कि सबसे कम है। तो आपसे कभी क्वेश्चन बन जाए कि भारत में ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा ऐसी लोग रहते हैं तो उत्तर प्रदेश है। सबसे ऐसा राज्य जहां बिल्कुल ऐसी समुदाय नहीं रहता है या नाम मात्र का रहता है तो आप बताएंगे मिजोरम। जब यही प्रश्न आपका बन जाए कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला या अनुसूचित जनजाति या एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब जनजाति वाला राज्य भारत में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जनजाति के लोग पाए जाते हैं या सर्वाधिक जनजाति के लोग रहते हैं। भारत में सर्वाधिक जनजाति के लोग जो पाए जाते हैं वो गौंड जनजाति है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जहां अनुसूचित जनजाति या हम कह सकते हैं शेड्यूल ट्राइब जनजाति बहुत कम संख्या में पाई जाती है, या कह सकते हो पाई नहीं जाती, तो हम उसमें कह सकते हैं हमारे राज्य नंबर 1 पे आप मान सकते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, या SC ST जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। तो ये SC ST के बारे में कुछ आंकड़ा था जो मैंने आपको बताया। अब स्टूडेंट हम लेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, यानी कि विश्व जनसंख्या की हम इसमें बात करेंगे। भारत की जनसंख्या के लगभग टॉपिक हमारी कवर हैं, और एक आध क्वेश्चन कोई रह गया होगा तो वो इंडियन ज्योग्राफी में आपको करा दिया जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्तमान में हमारे पूरे विश्व के मैप पर 7 महाद्वीप हैं, जिसमें अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका है, यूरोप है और एशिया है। यानी हमारे पूरे वर्ल्ड में जो महाद्वीपों की संख्या है वो 7 महाद्वीप हैं। अगर स्टूडेंट इसमें अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि विश्व में 7 महाद्वीप की जो टोटल पॉपुलेशन है वो वर्ष 2019-20 में वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार या UNO के अनुसार पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन हो चुकी है वो लगभग 8 अरब हो चुकी है, यानी कि 800 करोड़ हो चुकी है। ये चिंता का विषय भी है वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन का होना। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमारे विश्व में अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ष 1987 में यानी कि 1987 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन मात्र 5 अरब थी। यानी कि 1987 में आपको मालूम भी होना चाहिए कि 6 जुलाई 1987 को वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन जो हो गई थी वो 5 अरब हुई थी। यानी 1987 में 5 अरब थी और आज जो है 2022 चल रहा है, आज 8 अरब है। यानी 1987 से लेकर और 2022 तक का अगर हम समय देखें तो लगभग आप देखेंगे 35-40 जो भी साल हुई हैं उनमें भारत विश्व की पॉपुलेशन लगभग 3 अरब यानी कि 300 करोड़ बढ़ी है। ये आपको समझना चाहिए। इसके अलावा अगर हम पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का देखें तो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो चाइना कंट्री है, चाइना विश्व का सबसे बड़ा वह देश है जिसमें सर्वाधिक इस समय पॉपुलेशन है। यानी चाइना विश्व का सबसे पॉपुलेशन वाला देश है। दूसरे नंबर पर अगर आप बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर ये इंडिया कंट्री दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो इधर आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये देख रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। जैसे कि आप देखें पहले
के जो देश, दो देश हैं जो जनसंख्या वाले देश हैं, एक तो वो चाइना है और एक आपका इंडिया है। ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है भाई कि विश्व के दो सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, जिसमें पहला चाइना है और दूसरा इंडिया है। अगर दोनों ही आप देशों की पॉपुलेशन जोड़ लें तो लगभग आप ये मान के चलिए 3 अरब के आसपास बैठेगी। कितनी भाई? 3 अरब। अरे मोटा मोटा अंदाजा लगा लो, लगभग 140 करोड़ तो इंडिया की होगी और लगभग 140 के आसपास ही किसकी होगी भाई? चाइना की होगी। 140 से थोड़ा ज्यादा ही है। तो ये आंकड़ा तो वो है जो अंदाजे में चल रहा है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो लगभग 3 अरब पॉपुलेशन जो है दो देशों की है। आप ये मानो पूरे वर्ल्ड में अगर मैं देशों की बात करूं तो लगभग 240 देश हैं। पूरे वर्ल्ड में 240 देश हैं। 240 देशों की जो पॉपुलेशन है वो 8 अरब है और 240 में से दो देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 3 अरब है। यानी कि आप यूं मान लो 240 में से दो गए तो 238 देशों की पॉपुलेशन कितनी हुई? 5 अरब। और दो देशों की पॉपुलेशन कितनी हुई? 3 अरब। तो दुनिया में भारत और चाइना के लिए बहुत संवेदनशील मामला है और इसमें भी सबसे ज्यादा इंडिया के लिए है, क्योंकि अगर चाइना की अगर आप बात करेंगे तो चाइना ने अपनी एक 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चा नीतियों को लागू कर करके अपने देश की जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया है। लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी एक संवेदनशील मैटर है कि भारत सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं ला पा रही है जिसके तहत भारत की जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाए। ये भारत सरकार को सोचना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आप देखेंगे भुखमरी, बेरोजगारी, ये सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ चाइना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला हो गया। इसके बिल्कुल बराबर में आप देखेंगे तो यहाँ इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला, यानी पहले नंबर पे चाइना है विश्व में, दूसरे नंबर पे इंडिया है और तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो यूएसए देश पड़ता है जो कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का देश है। ये वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा जो है जनसंख्या वाला देश माना गया है। चौथे नंबर पर अगर देखेंगे तो चौथे नंबर पर जो कंट्री आता है वो कौन सा आता है? इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया चौथे नंबर पर विश्व का जनसंख्या वाला देश है। और 5वें नंबर पर आप देखेंगे तो एशिया का ही कौन सा है? पाकिस्तान। एशिया का ही कौन सा है? इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान यानी कि पहले पर कौन सा हो गया? चाइना। दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया? इंडिया। तीसरे पे कौन सा हो गया? यूएसए। चौथे नंबर पे इंडोनेशिया। 5वें नंबर पे अगर आप आएंगे वर्ल्ड में जनसंख्या के हिसाब से 5वें नंबर पे पाकिस्तान हो गया। देखिए दोबारा गिनाता हूं, पहले नंबर पे कौन है? सीधा सीधा चाइना। दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे पे यूएसए, चौथे पर इंडोनेशिया और 5वें पे पाकिस्तान। 6वें पे आप जाएंगे ब्राजील और 7वें पे अगर आप आएंगे तो बांग्लादेश। यानी आप देखिए अगर एशिया के देशों को आप देखें तो लगभग देखिए एक तो चाइना हो गया, एक इंडिया हो गया, एक आप देखेंगे इसके अलावा पाकिस्तान हो गया, इसके अलावा एक बांग्लादेश हो गया। अरे यार देखिए ना, और एक आपका इंडोनेशिया भी इसी में आएगा। यानी 5 देश जो हैं कहीं ना कहीं आप देखेंगे अगर विश्व में आप 7 बड़े देशों को लें तो उसमें से आप देखिए एक तो यूएसए छोड़ दीजिए और एक ब्राजील छोड़ दीजिए। अगर 2 देशों को आप छोड़ दें तो विश्व में 5 बड़े देश जो हैं जनसंख्या के आधार पर ये एशिया महाद्वीप के देश हैं, एशिया महाद्वीप के। तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि एशिया महाद्वीप में पॉपुलेशन ज्यादा विस्तार कर रही है, ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि एशिया महाद्वीप में टोटल देशों की संख्या 48 है। 48 देशों में से ये 5-6 देश ही ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि में लगे हुए हैं। इसमें आप देखेंगे तो सर्वाधिक चाइना की बात करें ये कंट्रोल कर पा रहा है, इंडिया की बात करें ये थोड़ा सा डिसबैलेंस है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें ये सब आगे के देश कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यूएनओ के अकॉर्डिंग एक अभी रिपोर्ट आई थी, उसमें यह बताया गया कि वर्ष 2030 में अगर देखें तो इंडिया जो है चाइना को पछाड़ देगा। यानी कि वर्ल्ड 2030 में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो माना जाएगा वो चाइना माना जाएगा, भारत माना जाएगा। यानी कि चाइना दूसरे नंबर पर आ जाएगा और भारत पहले नंबर पर आ जाएगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए आगे की चीज मैं आपको और दिखा दूं, आप देखिएगा ये मैप के अकॉर्डिंग आप देखना, चीजें बिल्कुल क्लियर की जाएंगी, आप देखते चलेंगे। आप देखिए अगर हम विश्व में सभी महाद्वीपों को ले लें तो आप देख सकते हैं ये महाद्वीपों के आधार पर है। देखिए अगर आप महाद्वीप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप इसमें दे रखा है, अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ओशियानिया है, अंटार्कटिका है, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है ना। आप देखेंगे कि अगर वर्ल्ड में टोटल पॉपुलेशन देखें 2018 का आंकड़ा है, इसमें आप देखेंगे तो लगभग 763 या यूं कह सकते हैं आप लगभग 7.25 अरब पॉपुलेशन थी उस टाइम। इसमें से आप देखेंगे सर्वाधिक पॉपुलेशन कहीं ना कहीं किसमें निवास कर रही है? आप देखें एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग आप देख पा रहे हो तो 60% पॉपुलेशन रहती है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी कौन सा है? एशिया है, और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि देखिए चाइना यहां एशिया में ही पड़ता है, भारत एशिया में ही पड़ता है, पाकिस्तान एशिया में ही पड़ता है, बांग्लादेश
बांग्लादेश एशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया एशिया में पड़ता है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी कहाँ रहती है? एशिया में रहती है। सेकंड नंबर पे अफ्रीका आएगा, थर्ड नंबर पे यूरोप आएगा, अगले नंबर पे कौन सा? नॉर्थ अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर देखेंगे आप कौन सा? अंटार्कटिका। तो ये आपके पॉपुलेशन के आधार पर क्या है? महाद्वीप हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। अब इसमें से आगे हम स्टूडेंट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। एक बहुत बड़ा प्रश्न स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि सर एक बात बताइए, वर्ल्ड में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां बिल्कुल जनसंख्या नहीं रहती? आप लोगों से जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप तुरंत बता दोगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा है या बिल्कुल जनसंख्या नहीं रहती। ये गलत आंकड़ा है। अंटार्कटिका महाद्वीप पे लोग पाए जाते हैं, बिल्कुल रहते हैं। आपको बता दिया जाए, अंटार्कटिका महाद्वीप की एक रिपोर्ट 2020 और 21 की आई है, जिसमें यह माना गया है कि अंटार्कटिका महाद्वीप बिल्कुल ऐसा महाद्वीप नहीं है कि यहाँ लोग नहीं रहते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पे बर्फ के पहाड़ हैं या बर्फीला रेगिस्तान है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि वहाँ लोग नहीं रहते। अंटार्कटिका महाद्वीप में एक साल का एवरेज लिया गया, जिसमें यह माना गया कि पूरी साल में लगभग 1000 से 4000 के बीच में, या लगभग यूं माने गए कि 1000 से लेकर 4000 के बीच में वहां परमानेंट लोग कभी कभी पाए जाते हैं, और 40000 लोग लगभग साल में टूरिस्ट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब टूरिस्ट वहां जाएंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां कोई न कोई लोग तो ऐसे होंगे जो वहां निवास करते होंगे, चाहे बिजनेस के अकॉर्डिंग या रहने सहने के अकॉर्डिंग या व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते वहां लोग नहीं है, लोग तो पाए जाते हैं। परंतु अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका में जो महाद्वीप है उसमें परमानेंट लोग बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन यह कहना बड़ा गलत होगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां बिल्कुल कोई नहीं पाया जाता है। लोग तो रहते हैं लेकिन वहां परमानेंट लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि वहां की क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडी है, वहां लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगली चीजों पर। इसके अलावा देखिए, वर्ल्ड में अगर सबसे छोटा देश हम देखें कि जो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश है, वो याद रखिएगा, वो यूरोप महाद्वीप का देश है और उसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी वर्ल्ड में सबसे छोटा देश माना जाता है। हालांकि आपको यह बता दिया जाए कि ऐसी बात नहीं है, इससे भी छोटा देश भी है, सीलैंड, जिसका नाम है सीलैंड। सीलैंड की अगर बात करें, वेटिकन सिटी आप जो कहते हैं वो मान्यता प्राप्त वर्ल्ड का सबसे छोटा देश है। यानी कि मान्यता प्राप्त का मतलब आप जानते हैं, मान्यता प्राप्त का मतलब ये हो जाता है कि उसे यूएनओ ने मान्यता दे रखी है, बिल्कुल छोटा देश है, मान्यता प्राप्त। लेकिन अगर कायदे में देखा जाए तो वर्ल्ड में एक देश और है, सीलैंड। सीलैंड जो देश है उसको बसाने वाला देश जो था वो ब्रिटेन था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटेन ने एक नया टापू बसाया था जिसका नाम सीलैंड रखा गया, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में वहां ब्रिटेन के सैनिक जो है स्टे होते थे। और सीलैंड जो है दुनिया का एक सबसे छोटा देश है, वहां आप यकीन नहीं मानेंगे मात्र 27 लोग रहते हैं, 27। लेकिन अभी कंडीशन क्या है कि यूएनओ ने उसको मान्यता नहीं दी। इसलिए कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड में सबसे छोटा देश तो वेटिकन सिटी ही माना जाएगा। लेकिन अगर एक दृष्टि से देखा जाए, एक हद तक देखा जाए, तो सबसे छोटा देश सीलैंड भी माना जा सकता है, जो कि यूरोप में ही है, जिसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम किसने? ब्रिटेन ने बसाया था, जिसमें मात्र 27 लोग रहते हैं, 27। जबकि अगर वेटिकन सिटी की बात करोगे तो वहां भी कोई लोग ज्यादा नहीं है, वहां संख्या लगभग 900 के आसपास मानी जाती है। जो मान्यता प्राप्त पॉपुलेशन जो आंकड़ा है 900 है। लेकिन अगर आप सीलैंड की बात करेंगे तो वहां लोग कितने रहते हैं? लगभग 27 लोग रहते हैं। अगर आप इसके अलावा देखें कि आने वाले समय में कंडीशन क्या होगी, यूएनओ का एक आंकड़ा है, उसमें यह बताया गया है कि आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होगा 2030 में। और सेकंड नंबर पे जो कंट्री हो जाएगा वो चाइना हो जाएगा। थर्ड नंबर पे जो कंट्री हो जाएगा वो आपका यूएसए रहेगा। चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पे पाकिस्तान, फिर उसके बाद जो भी रहेगा वो क्रम चलता रहेगा। यानी आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश होगा। वही यूएनओ का ये मानना भी है कि 2050 तक भारत की कुल आबादी लगभग 200 करोड़ के पास होने की संभावना है। अगर आप अंदाजा लगाइए, अगर 2050 तक, मैं कहता हूं 2100 तक, सन 2100 तक भी अगर 200 करोड़ पॉपुलेशन हो गई तो क्या कंडीशन होगी। यूएनओ ने यह भी बताया है कि आज अगर हम एक आंकड़ा देखें तो वर्ल्ड में लगभग आप देखिए कि अगर हम पूरे विश्व को 2 गोलार्धों में बांट दें, एक मान लो हमारा उत्तरी गोलार्ध हो, एक हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो। आप लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा जो है, यानी कि भूमध्य रेखा का मतलब है इक्वेटर जो लाइन है, जो भूमध्य रेखा है, अगर भूमध्य रेखा के ऊपर भाग में देखेंगे तो ये नॉर्थ गोलार्ध है, नीचे वाले भाग में देखेंगे साउथ गोलार्ध है।
अगर पूरे विश्व को 2 गोलार्धों में बांट दें तो लगभग विश्व की 90% पॉपुलेशन, 90% जनसंख्या जो है वो कहीं ना कहीं उत्तरी गोलार्ध में रहती है और विश्व की लगभग 10% पॉपुलेशन केवल दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। जैसे कि देखिए ये साउथ है, ये नॉर्थ है, यानी 90% पॉपुलेशन इस वाले गोलार्ध में रहती है, 10% पॉपुलेशन इस वाले गोलार्ध में रहती है। तो कभी भी आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन बन जाए कि बताइए जनसंख्या वाला गोलार्ध या कौन से गोलार्ध में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो आप उसका आंसर जो बताएंगे वो उत्तरी गोलार्ध बताएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में लगभग एशिया के वो सब देश आते हैं जो पॉपुलेशन वाले देश हैं। जैसे कि आप पाकिस्तान की बात करें या चाइना की बात करें या भारत की बात करें या इंडोनेशिया की बात करें, ये सब के सब इधर भी आप आएंगे तो इधर भी आप देख पाएंगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्यों ना हो, तो लगभग वर्ल्ड के 5-7 बड़े देश भी देखे जाएं वो सब के सब उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। और इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला गोलार्ध भी कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध है। जबकि साउथ वाले भाग में आप याद रखिएगा इसमें सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, पानी। यानी कि कभी एग्जाम में पूछ ले कि जनसंख्या गोलार्ध किसे कहते हैं तो आप बताएंगे उत्तरी गोलार्ध। आपसे कहते हैं जलीय गोलार्ध किसे कहते हैं तो आप बताएंगे दक्षिणी गोलार्ध। ये आपका क्लियर होना चाहिए। आज सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि वर्ल्ड में 240 देश कुल हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त कंट्री कितने हैं? तो आप याद रखना यूएनओ ने जो मान्यता दे रखी है देशों को वो 195 देशों को मान्यता दे रखी है। यानी कि यूएनओ 195 देशों को काउंट करता है, जबकि 240 कुल देश हैं। आप कहेंगे फिर बाकी के देश कहां चले गए? बाकी के देशों पर किसी न किसी देश ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपना कब्जा कर रखा है, यानी कि वो स्वतंत्र नहीं है और अपना वो काम जो है किसी न किसी के अधीन रहकर चलाते हैं। जैसे वर्ष 1947 से पहले भारत ब्रिटेन का गुलाम था, तो ऐसे ही आज भी कई कंट्री चाइना और ब्रिटेन कई देशों के गुलाम बने हुए हैं। ये आपको यहां याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि विश्व में इतनी पॉपुलेशन है, अब एक बात बताइए, एक यहां सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ल्ड में गरीबी कहां है और अमीरी कहां है। तो आपको ये बता दूं, वर्ल्ड में सबसे गरीब क्षेत्र जो माना जाता है, जो सबसे ज्यादा पुअर कंडीशन में है, वो देश क्षेत्र माना जाता है, याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप का। यानी पूरे विश्व में आप देखेंगे तो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में सबसे गरीब अगर एरिया देखा जाए तो आप याद रखिएगा सबसे गरीब एरिया जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है भाई? अफ्रीका महाद्वीप का। और अफ्रीका महाद्वीप में भी अगर सबसे गरीब क्षेत्र देखा जाए तो ये मिडिल अफ्रीकन जो पार्ट है, मिडिल अफ्रीकन का मतलब है मध्य अफ्रीकन जो भाग है, जिसमें सूडान है, चाड है, लीबिया है, अल्जीरिया है, युगांडा है, जिम्बाब्वे है, अंगोला है, कांगो है ना, इथोपिया है। ये कंट्री जितने भी हैं, जो बीच वाला जो पार्ट है अफ्रीका का, ये विश्व का सबसे गरीब क्षेत्र माना जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस वाले क्षेत्र में कई देश ऐसे पड़ते हैं, जैसे बुरुंडी देश है, जिम्बाब्वे देश है, युगांडा देश है, इथोपिया देश है, नाइजर देश है, नाइजीरिया देश है, कांगो देश है। इन देशों में अगर आप जाएंगे तो यहाँ ये कंडीशन है, यहाँ के बच्चे, यहाँ के व्यक्ति पहनने तक पूरे कपड़े नहीं प्राप्त कर पाते, खाने को रोटियां नहीं है, गरीबी से पूरी तरीके से कंगाल है ये एरिया। और इसकी कंगाली का मुख्य कारण क्या है? इसके पास संसाधनों की कमी है। संसाधन किसी भी एरिया को विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। अगर आपके पास कच्चा माल नहीं होगा तो आप न तो उद्योगों के क्षेत्र में विकास कर पाओगे, ना आपके यहाँ कोई विश्व का व्यक्ति, विश्व में कोई भी कंपनी आपके लिए यहाँ निवेश करने, बिजनेस करने आएगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या आती है कि ये वाला जितना भी जो पोर्शन है बीच वाला, ये समुद्र से नहीं लगता, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये कहीं भी बिजनेस नहीं कर सकता। आप देखेंगे पूरे अफ्रीका में ये वाला जो पार्ट है, केवल ये वाला पार्ट, यहाँ कहीं ना कहीं एक मिस्र देश है, उसके पास केवल नील नदी है, बस वही बिजनेस कर पाता है। तो मिस्र की भी कंडीशन बहुत बेहतर नहीं है। तो मिस्र ही देश ऐसा है जिसे नील नदी का वरदान कहते हैं, वो थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेता है बस नील नदी की सहायता से। लेकिन बाकी का भी ये वाला पोर्शन पूरा देखेंगे बीच वाला, तो यहाँ की कंडीशन इतनी खराब है कि न तो यहाँ कोई बिजनेस होता है, न कोई यहाँ खेती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल, जो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल माना जाता है, वो भी इसी वाले पार्ट में है। तो एक तो कहते हैं ना कि गरीबी में आटा, कंगाली में आटा गीला, तो वो वाली कंडीशन यहाँ है कि एक तो यहाँ कोई मतलब बिजनेस नहीं, दूसरी बात उद्योगों का पनपना नहीं, तीसरी बात कोई एग्रीकल्चर पोर्शन नहीं हो पाता, चौथी चीज अंतरराष्ट्रीय बिजनेस यहाँ नहीं आ पाता, पांचवी चीज इन लोगों के पास अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है, एजुकेशन लेवल यही सबसे ज्यादा गिरा हुआ, पढ़े लिखे लोग नहीं है। अगर यह क्षेत्र में कोई मान लो कंपनी नहीं है,
अगर मान लो उत्पादन क्षमता नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, तो एजुकेशन लेवल हाई होता। एजुकेशन लेवल भी यहाँ बहुत डाउन है, तो इसलिए विश्व में सबसे ज्यादा गरीबी वाला पार्ट जो है वो मध्य अफ्रीकन पार्ट है। और मध्य अफ्रीकन में अगर देशों की बात करें तो बुरुंडी देश आ जाएगा, जिम्बाब्वे देश आ जाएगा, युगांडा देश आ जाएगा, केन्या देश आ जाएगा, सोमालिया देश आ जाएगा। इस तरीके से बीच में बहुत सारे पार्ट हैं। अगर आप विश्व में सबसे अमीर क्षेत्र की देखना चाहें कि विश्व में सबसे ज्यादा रिच एरिया कौन सा आता है, तो मैं आपको बता दूं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप ऊपर वाला नॉर्थ वाला, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। और यूरोप कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा पैसे वाला क्षेत्र माना जाता है। अगर आप देखेंगे यूरोप में, तो यूरोप में कई कंट्री ऐसे हैं जो बहुत आगे हैं, जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, ब्रिटेन है। ये सब के सब जो कंट्री हैं जो पूर्ण रूप से विकसित हैं। क्योंकि देखिए, आप अगर करंट अफेयर भी उठाएंगे, जो डेली समाचार आते हैं, इन देशों में आप जाइए, कोई भी इंडेक्स आता है, सूचकांक आता है, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, विश्व खुशहाली सूचकांक हो, या विश्व स्वतंत्रता सूचकांक हो, या विश्व अमीरी सूचकांक हो, या वैश्विक शांति सूचकांक हो, या वैश्विक भुखमरी सूचकांक हो, सब में अव्वल क्वालिटी का जो कंट्री होगा, सब में जो नंबर 1 पर कहीं न कहीं बैठा होगा, वो आप देखेंगे यूरोप महाद्वीप का ही होगा। जबकि सबसे निचले पायदान पर जो कंट्री खड़े होंगे वो अफ्रीकन, मिडल अफ्रीकन कंट्री होंगे। जबकि उच्च पायदान पर जो कंट्री होंगे वो आप देखेंगे यूरोपियन कंट्री होंगे। और इसमें कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि यूरोप का ऊपर आगे बढ़ना, यूरोप के लोगों का पैसे वाला होना, इसमें 2 सबसे बड़ी रीजन है। एक तो इन लोगों का एजुकेशन लेवल, जो एजुकेशन लेवल है बहुत हाई है। इन लोगों के पास शिक्षा है। वर्ल्ड में सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले शिक्षा जो आई थी वो यूरोप में ही आई। वर्ल्ड में एमबीबीएस की पढ़ाई हो, वर्ल्ड में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, वो सब के सब जो है कहीं ना कहीं यूरोप से निकल कर आई। आज भी अगर हम एमबीबीएस की बुक्स देखें, उनमें जितनी भी मेडिसिन लिखी हुई हैं, एमबीबीएस में जितनी भी डिग्रियों की बुक्स लिखी हुई हैं, उन सब का कोई कोई जो है कहीं ना कहीं यूरोप से कनेक्शन रहा है। आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी दुनिया की बुक्स सब्जेक्ट उठा लो, उनमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े जो ज्ञाता रहे हैं, जो स्पेशलिस्ट रहे हैं, वो यूरोपियन रहे हैं। आप पढ़ते भी होंगे कि कोई साइंटिस्ट कहाँ का था, जर्मनी का, कोई कहेगा पोलैंड का, कोई कहेगा स्पेन का, कोई कहेगा नॉर्वे का, कोई कहेगा फ्रांस का, कोई कहेगा रूस का, कोई कहेगा इटली का। तो ये सब कंट्री कहाँ है? यूरोप में पढ़ते हैं। तो इन लोगों के पास शिक्षा सबसे पहले आई। दूसरी बात, अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया में देखें, औद्योगिक एरिया में देखें, तो वर्ल्ड में आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा हो तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का जो जन्म हुआ था, वो औद्योगिक क्रांति का जन्म यूरोप में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। ब्रिटेन के इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है? औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है मशीनीकरण। मशीनीकरण का मतलब क्या होता है कि मशीनों को लगाया जाना। मशीनों को लगाने से क्या हुआ? टेक्नोलॉजी में ग्रोथिंग आई। जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो लोगों की वैल्यू बनी, वैल्यू बनी तो लोगों को विश्व में पूछा गया, ग्लोबलाइजेशन हुआ, पूरे वर्ल्ड में इनकी पहचान बनी, लोगों ने इनसे टेक्नोलॉजी खरीदी। जब इन्होंने टेक्नोलॉजी बेची तो उसमें पैसा कमाया, मुनाफा कमाया। और दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड में इनकी एजुकेशन लेवल हाई होने के कारण अब देखेंगे विश्व में कई जाने माने देशों पर इनके राज भी रहे, कब्जे भी रहे हैं। उनमें से भारत एक अच्छा नमूना है। भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया। अब अंग्रेज कौन थे? ब्रिटेन थे। आप देखिए, आप कहीं मत जाइए, यूरोपियन कंपनियों का जब आगमन हुआ तो हमारे देश में अंग्रेज आए, हमारे देश में डच आए, हमारे देश में स्पेनिश आए, हमारे देश में फ्रांसीसी आए, हमारे देश में पुर्तगाली आए। ये सब कहाँ के थे? यूरोपियन थे। अब ये आए क्यों? बिजनेस करने आए। तो इसका मतलब व्यापारी भी सबसे पहले यही लोग थे, और तो हमारे देश में कोई इतना व्यापारी बड़ा आया ही नहीं। और आप यकीन मानिए, ये माइंडेड इतने थे कि आप अगर पुर्तगालियों में जाएंगे तो भारत में पहला यूरोपियन जो आने वाला व्यक्ति था वास्को डी गामा था, जो कि पुर्तगाली था 1498 में। ये माना जाता है, हिस्ट्री इस बात का सबूत देता है कि जो पुर्तगाली पहला वास्को डी गामा जो भारत आया था, वो भारत के केरल में कालीकट जो स्थान है वहां उतरा, और वहां से कहते हैं कि वहां का जो राजा था जमोरिन, उसके साथ उसने बिजनेस किया। और बिजनेस तो अब्दुल मनीज नामक व्यापारी था, लेकिन जमोरिन वहां का जो राजा था उससे अनुमति लेकर ये बिजनेस किया। और कहते हैं उस बिजनेस में इसने इतना मुनाफा कमाया, इतना बेनिफिट लिया यार, कि कहते हैं कि जो चीज ये खरीद के ले गया ना, उसका 60% इसको मुनाफा हुआ। जैसे यो मान के चलो, आपने मार्केट से कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, और 100 रुपए की चीज आप उसे मान के चलो 60 रुपए, 100 रुपए की चीज को आप कितने में बेचते हैं? 6000 में बेचते हैं। तो कितना गुना फायदा हो गया? 60 गुना फायदा। मतलब काट पीट कर सब अपना निकाल कर, जितना खर्च हुआ, जितना सब इन्वेस्ट हुआ, सब निकाल कर, आना जाना, खाना पीना, रहना रुकना, सब 60 गुना फायदा हुआ। तो आप अंदाजा लगाइए ये लोग कितने माइंडेड थे, और हम लोग कितने सीधे साधे थे कि हमको ये नहीं पता थी कि हमारे पास कोई चीज है, उसकी कीमत क्या है।
इंडियंस की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडियंस कभी भी समय पर अपनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। अभी हम लोग हैं, हमारे पास माइंड बहुत है, लेकिन हम तब तक इस माइंड को मतलब एक्टिव नहीं करेंगे जब तक कि हमारा पड़ोसी कहीं सेलेक्ट नहीं हो जाएगा, तब तक हमारे माइंड में कोई पिक्चर नहीं आएगी। मतलब कभी कभी तो हम इसलिए लापरवाह बन जाते हैं क्योंकि पड़ोसी हमारे चाचा का लड़का या कोई भी पड़ोसी हमारा वो लापरवाह है, उसका भी कहीं नौकरी नहीं लग रहा, तो हमारे भी नहीं लगे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही उसका नंबर आया तुरंत हमारे अंदर ऐसे खलीवली बच जाएगी जैसे किसी ने हमारे ऊपर तेजाब की बोतल डाल दी है और हमें तो इतनी खलबली हो रही है, बर्फ लगाओ हमारे पूरे शरीर पर, तब जाके शांति पड़ेगी हमें, तब जाके कहीं एक्टिव होंगे। और तब तक क्या हो चुका होगा, अब 25-30 साल के हो चुके होंगे। अब बताइए आप, वही कहावत है कि चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या होगा, अब तो कुछ होना नहीं है। तो यही इंडियंस में खासियत रही है और इसी की बदौलत जो ब्रिटेन के चंद लोग थे, आप देखिए जिस टाइम अंग्रेज हम पर राज करने आए थे उस टाइम इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 20-22 करोड़ थी। 20-22 करोड़ पर राज लगभग 300-350 लोगों ने कर लिया। और आप अंग्रेजों को भी छोड़ दो, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, इतिहास में आप जितने भी पढ़ेंगे, मैं इतिहास स्टार्ट करूंगा बताऊंगा, आप जितने भी लोग पढ़ें, चाहे वो देखिए मोहम्मद गौरी हो, चाहे वो आपका कौन अंग्रेज हो या वो बाबर हो, आप देखेंगे वो ज्यादा लोग अपने साथ लेकर नहीं आए, उन्होंने यहीं के लोगों को इकट्ठा किया और यहीं के लोगों को इकट्ठा करके यहीं के लोगों से भड़काया और भड़काकर यहीं के लोगों को झगड़वाया, उसके बाद स्वयं गद्दी पर बैठ गए। तो ये यूरोप की खासियत रही कि यूरोप में डिप्लोमेसी जो पावर थी, कूटनीतिक शक्ति, वो बड़ी हैवी थी, जबरदस्त थी, उसके चंगुल में दुनिया फंसी और इसी चंगुल में फंसने के कारण वो दुनिया में सबसे ऊपर बैठ गया। और अगर अफ्रीकन की बात करोगे, ये लोग अनएजुकेटेड हैं तो आज भी ये पिछड़े ही हैं। एशिया की अगर बात करेंगे तो एशिया की कंडीशन कुछ क्या है, बीच की कंडीशन है। अब इंडिया को ले लो, एशिया में इंडिया को ले लो, इंडिया की कंडीशन क्या है, इंडिया की कंडीशन ये है कि अगर भारत में आप साक्षरता दर देखेंगे, साक्षरता दर तो 74% है भाई, 74%। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि 74% हमारे यहाँ साक्षरता दर है, उसमें साक्षरता दर को मापने का आपको पैमाना मालूम है क्या है? हमारे देश में साक्षरता ऐसे मापी जाती है जो अपना नाम लिख दे और दूसरे का नाम पढ़ ले, वो साक्षर माना जाएगा। यानी 74% भी, यानी कि तब भी इतनी परसेंट है। आप एक अंदाजा लगाइए कि अगर भारत में 74% जनसंख्या ऐसी है कि जो अपना नाम लिख सकती है, दूसरे का नाम पढ़ सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका मैं आंकड़ा निकालूं तो 26% लोग भारत में अभी भी ऐसे हैं जो केवल अंगूठा लगाते हैं, यानी कि साइन भी नहीं कर पाते। अगर मैं 26% को छोड़ दूं और मैं 74% की बात कर लूं तो आप एक अंदाजा बताइए, ऐसी साक्षरता दर का क्या फायदा जो केवल अपना नाम लिख सकते हैं, दूसरे का नाम पढ़ सकते हैं। अब बताइए कौन सी कंपनी में लगेंगे, कहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे? अमेरिका का गूगल इनको ले जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इनको अपने यहाँ सीईओ बनाएगा। ऐसी साक्षरता दर को कोई फायदा नहीं है। लेकिन यूरोप में आप जाएंगे तो वहां की जो साक्षरता दर है वो इस टाइप से मापी जाती है कि उनके पास एजुकेशन लेवल से बेनिफिट क्या है, यानी उस साक्षरता से वो फायदा क्या उठा पा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि केवल उनको क्या है, एक सर्टिफिकेट दे दिया कि आप एजुकेटेड हैं, बाकी का आपके पास रोजगार है या नहीं, व्यवस्थाएं हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं है यूरोप में। यूरोप में क्या होता है, लगभग एक तो पॉपुलेशन कम है उस एरिया में, दूसरी बात पॉपुलेशन के बाद संसाधन बहुत ज्यादा है, तीसरी बात उनकी एजुकेशन जो है ना टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी कि तकनीकी शिक्षा है उनकी, या तो तकनीकी होगी या मेडिकल की शिक्षा होगी। तो उनकी शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं यूज करते रहते हैं। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति बीमार हो जाएगा तो वो इंडिया पैसे वाला जो होगा वो इंडिया में ट्रीटमेंट ना कराकर कभी भी आप देखना या फिनलैंड चला जाएगा, स्वीडन चला जाएगा, नॉर्वे चला जाएगा, इंग्लैंड चला जाएगा, कोई सिंगापुर चला जाएगा, कोई किसी देश में चला जाएगा। जबकि इंडिया में डॉक्टर हैं, आप यहाँ क्यों नहीं ट्रीटमेंट करा रहे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ का एजुकेशन लेवल बहुत डाउन है, यहाँ के लोग बिल्कुल सही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भाई ये सुधारना पड़ेगा। अब बात टॉपिक की करते हैं आगे। विश्व में अगर हम देखें तो वर्ल्ड में याद रखिएगा, अगर इधर की साइड आप अगर आएंगे तो जितने भी ये कंट्री हैं, यानी कि ब्राजील कंट्री हो, देखिए आप अगर इसको थोड़ा जूम करेंगे तो देखिए ये कंट्री ब्राजील है, और ब्राजील के अगर आप आएंगे तो ये कंट्री है अर्जेंटीना पड़ता है, इधर आपका उरुग्वे पड़ता है, इधर आप आएंगे इधर वाली जो कंट्री है भाई ये वाले, ये कंट्री एक है वेनेजुएला और एक यहाँ पड़ता है वेनेजुएला, पेरू और बोलिविया। ये कंट्री अगर साउथ अमेरिका महाद्वीप के कंट्रियों को आप देखेंगे ये भी डेवलप्ड कंट्री हैं। देखिए विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी आप देखें ये एंडीज पर्वतमाला है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये एंडीज पर्वतमाला है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के किधर भाग में भाई, पश्चिम में स्थित है, पश्चिम वाले भाग में स्थित है। ये वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यहाँ बहुत कई प्रकार के महंगे खनिज संसाधन ये सब पाए जाते हैं। अब इसके अलावा अगर आप इधर आए, देखिए इस पूरे अगर इसको मैप को देखेंगे तो वर्ल्ड में आप देख पा रहे हैं 8 अरब पॉपुलेशन मतलब हो चुकी है। अब 8 अरब पॉपुलेशन हो गई। अब आप देखिए कि जबकि अगर हम पुराना आंकड़ा देखें तो वर्ष 1987 में विश्व की पॉपुलेशन थी 5 अरब, यानी कि कहीं न कहीं आप अगर अंतर निकालेंगे तो कुछ सालों में
3 अरब यानी कि 300 करोड़ पॉपुलेशन वर्ल्ड की बड़ी है। अब अगली बात बता दिया जाए आपको, अगर अगली बात हम करें स्टूडेंट, तो अगली बात यह है कि वर्ल्ड में आपको मालूम होगा यूएनओ प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस कौन मनाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये मनाने का काम कौन करता है भाई? यूएनओ करता है, याद रखिएगा। अगर यूएनओ की बात किया जाए तो ये हर साल कौन सा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाता है। इसके अलावा 1987 से, याद रखना 1987 से ये निर्धारित किया था कि हम 11 जुलाई को क्या मनाएंगे? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाएंगे। लेकिन ये पहली बार यूएनओ ने जो मनाया था वो याद रखना 1989 से मनाना स्टार्ट किया था, जबकि ऐलान कब कर दिया था? 1987 में कर दिया था। अब सवाल ये है 1987 से यूएनओ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मना क्यों रहा है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए विश्व में 5 अरब जो टोटल पॉपुलेशन हुई थी, यानी कि 5 अरब माने 500 करोड़, जो 5 अरब पॉपुलेशन हुई थी वो 11 जुलाई 1987 को 1987 को विश्व की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 5 अरब हुई थी। तो इसी की यादगार में कि बस हमें याद रहे, हमारे लिए यादगार का पल रहे कि वर्ल्ड में 1987 में जो है क्या हो गई थी जनसंख्या? 5 अरब। और इसलिए क्या मनाना स्टार्ट कर दिया? विश्व जनसंख्या दिवस। ये हर साल मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हम आगे देखें तो विश्व में आप देख पाएंगे कि चाइना जो देश है, विश्व में जो चाइना जो देश है वो याद रखिएगा, विश्व में चाइना एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा वृद्ध जनसंख्या है, यानी चाइना में सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग पाए जाते हैं। अगर वर्ल्ड का टोटल जीवन प्रत्याशा देखा जाए, जीवन प्रत्याशा आप जानते हैं, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि कितना आदमी जिंदगी जिएगा। तो एक एवरेज जो मानी गई है वो 70 साल मानी गई है वर्ल्ड का जो जीवन प्रत्याशा है। क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा जो मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है? जापान की मानी जाती है। जापान के लोग सर्वाधिक जिंदगी जीते हैं। वही अगर हम भारत की तुलना कर दें तो भारत में जीवन प्रत्याशा बहुत अच्छी नहीं है, लगभग 70 साल के आसपास है। नए आंकड़े में 72 साल मानी जा रही है, लेकिन पुराना आंकड़ा जो था वो 67 ईयर का था। यानी इस साल में यानी कि पूरे भारत में औसतन एक आदमी जो है 70 साल के आसपास जीवन जीता है। अब जीवन कैसे ये कम होता जा रहा है? आप देखेंगे कि एक समय ऐसा था, प्राचीन समय में, अगर हम प्राचीन इतिहास को उठाएं और प्राचीन इतिहास को भी छोड़ दीजिए आप, हम अपने ही ग्रैंडफादर या अपने बुजुर्गों को ले लें तो 100 साल तक का वो जीवन जीते थे। अब ये ऐसा क्या हुआ कि जीवन की जो आयु है वो घटती जा रही है। तो WHO का अगर इसमें आंकड़ा हम देखें तो WHO ये कहता है इस बात को कि वर्ल्ड में लगातार ये देखा जा रहा है कि जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है और लगातार कहीं ना कहीं वायरस, बैक्टीरिया ये प्रभावी हो रहे हैं और जीवन में बीमारियों का जन्म हो रहा है। आप देखेंगे WHO ने एक 2022 में ही एक रिपोर्ट दी थी, उसमें यह बताया था कि वर्ल्ड में अगर विश्व में कोई भी देश ऐसे ही चलते रहे, सभी देश नहीं सुधरे, तो आने वाले समय में एक व्यक्ति की औसत जीवन आयु जो है वो मात्र 8 से 10 साल रह जाएगी, यानी 10 साल ही जीवन जिए पाएगा। क्योंकि आप यकीन नहीं मान रहे, जितना हम जीवन मतलब आगे बढ़ा रहे हैं उसमें विज्ञान का भी विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और विज्ञान वरदान भी है, विज्ञान अभिशाप भी है। यानी विज्ञान का जितना विकास होगा उतना ही हमारा जीवन कम होता जाएगा। आप देखिए WHO ने रिपोर्ट में बताया था कि आज वर्ल्ड में लगभग हार्ट अटैक, इसके अलावा देखें आप डायबिटीज, इसके अलावा देखें आप मानसिक बीमारी, इसके अलावा देखें आप कैंसर, इसके अलावा और बहुत सारी घातक बीमारियों के जन्म हो चुके हैं। और इन बीमारियों से व्यक्ति लगभग विश्व में बहुत ज्यादा भी मारे जा रहे हैं। आप देखें एक टाइम ऐसा था कि जब हार्ट अटैक का कोई मतलब नहीं होता था। आज देखेंगे आप हार्ट अटैक बीमारी पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर है। डायबिटीज बीमारी की अगर बात करें तो डायबिटीज के सर्वाधिक जो पेशेंट हैं वो याद रखिएगा कहीं और नहीं, आपके देश भारत में ही पाए जाते हैं। इसलिए भारत को डायबिटीज की राजधानी कहते हैं, डायबिटीज बीमारी की राजधानी, द कैपिटल ऑफ डायबिटीज इंडिया को कहा जाता है। इंडिया में एक रिपोर्ट में बताया था कि हर लगभग 10 आदमी में से एक आदमी को डायबिटीज पाया जाता है, अगर वो अपना चेकअप करा ले तो। आप कहेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, बस अंतर इतना है कि किसी ने चेकअप नहीं कराया है इसलिए उसको पता नहीं चल पा रहा है। अगर वो अभी चेकअप कराएगा मेडिकल रिपोर्ट में डायबिटीज निकल आएगा। तो याद रखिएगा वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा बीमारी अगर देखें आप, हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, मानसिक तनाव। आप देखेंगे अब हर घर में, एक टाइम ऐसा था कि उसमें कभी कोई मतलब सिर में दर्द नहीं मिलता था, आज की कंडीशन ये है हर घर में हर दिन एक आदमी कपड़ा लपेटे में लेगा, उसका सीधा होगा क्या है कि सिर में दर्द हो रहा है। अब सिर का दर्द का कोई पैमाना तो है नहीं कि आप सिर में उसको नाप लेंगे। तो घर वाले भी क्या करते हैं, ठीक है सिर में दर्द हो रहा है आराम कर लो। अब सिर में दर्द हो क्यों रहा है उसको भी नहीं मालूम, सिर में दर्द हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है उसे मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मेंटल डिसीज है। मेंटल डिसीज का क्या होता है, ये मनोविज्ञान ने बताया है, साइकोलॉजी ने बताया कि मेंटल
डिसीज का सीधा सीधा संबंध होता है सोचने से। आप जैसा सोचेंगे वैसा फील होने लग जाएगा। अगर आपने सोच लिया कि मेरे माइंड में दर्द हो रहा है तो फिर दर्द होने स्टार्ट हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। तो दर्द हो क्यों रहा है? टेंशन, तनाव, डिप्रेशन। आज WHO ने यह भी बताया कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी बीमारी जो कहीं कहीं टेंशन या तनाव या डिप्रेशन हो चुकी है। आज अगर विश्व में अगर देखें हम तो विश्व का हर तीसरा आदमी, यानी हर तीसरा आदमी डिप्रेशन में रहता है। और डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण जो माना गया है मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, वो माना गया 4G 5G जो फोन जो आ रहे हैं। इनमें आप देखेंगे WHO ने बताया था कि इन फोनों को आधे घंटे से ज्यादा इस्तेमाल करना खतरनाक है। लेकिन एक अभी अमेरिका ने सर्वे दिया था तो उसमें बताया था कि विश्व में 80% पॉपुलेशन जो रात में 12 बजे के बाद जगती है, उसमें 80% में 90% पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसका जगने का कारण फोन होता है। यानी 12 बजे के बाद केवल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो जग रहे हैं। आप ये ना सोचेगा अगर वो 1 बजे 2 बजे तक उनके कमरे की लाइट जल रही है तो बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं। वो कुछ तरक्की नहीं कर रहे हैं। कोई गेम खेल रहे होंगे, या कोई यूट्यूब पे गाने सुन रहा होगा, या कोई गूगल पे कोई सर्चिंग, कोई फेसबुक पे कमेंट, कोई व्हाट्सएप पे कमेंट, कोई ट्विटर पे कमेंट, कोई इंस्टाग्राम पे फॉलो। तो केवल इन चीजों से तो आज कहीं ना कहीं पूरा विश्व जो है परेशान है, तनाव में। एक तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन बढ़ रही है ये, दूसरे नंबर पे अगर देखें तो बीमारियां बढ़ रही हैं ये। और एक रिपोर्ट बता दिया जाए आपको, यूएनओ ने एक रिपोर्ट दी है भाई। क्या रिपोर्ट दी है? कि लगभग आने वाले समय में 2050 तक वर्ल्ड की टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 70% भाग जो शहरों में रहेगा, 30% भाग जो है वो गांव में रहेगा। आप अंदाजा लगाइए, अगर वर्ल्ड का 70% एरिया शहरों में रहेगा और 30% गांव में रहेगा तो लोग गांव में जो रहेंगे वो एग्रीकल्चर करेंगे, यानी कि 30% एग्रीकल्चर पोर्शन में आ जाएंगे। और ये भी गारंटी नहीं है कि गाँव में रहने वाला हर आदमी एग्रीकल्चर करेगा। तो लगभग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की जो सीमा है वो घटेगी और शहरीकरण बढ़ेगा। जब शहरीकरण बढ़ेगा तो आप एक बात बताइए, पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, फिर उधर खाने की चीजें कम हो जाएंगी, वन संसाधन घटेंगे। जब वन संसाधन घटेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल घटेगा। जब ऑक्सीजन का लेवल घटेगा तो लोगों की दम घुटने से मौत होगी, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, वातावरण स्वच्छ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा आज क्या रह गया है? एक तो वनों को लगाना, एक कम से कम सुविधा पे रहना, तीसरी चीज जनसंख्या को कंट्रोल करना, अच्छी शिक्षा को प्राप्त करना, प्रदूषण को कम करना। तो आज ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंसी रह गई है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें भाई तो याद रखिएगा, अगर हम विश्व में देखें तो अभी तो चाइना है पहले नंबर पर, लेकिन आने वाले समय में भारत बनेगा। तो यहाँ इस क्लास के बाद हम अगली क्लास जो देंगे आपको वो कल हमारी क्लास आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। और आपसे एक ये मैं कहना चाह रहा था कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंच रही है, अगर आप इस तरीके से आगे इस वीडियो को नहीं बढ़ाएंगे तो इसके फायदा और भी स्टूडेंट नहीं ले पाएंगे। मेरा ये मानना है कि मैं यूट्यूब पर एक धमाके के साथ चीज़ें अपलोड करूं, धमाके के साथ आपके साथ जुड़ा रहूं, और आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा। एक तो वीडियो का टाइम टेबल बढ़ाया जाएगा आपके लिए, जहाँ 40 मिनट की 30 मिनट की वीडियो आ रही है वहाँ 2-2 घंटे की वीडियो रहेंगी, कहीं 3-3 घंटे की रहेंगी, कभी कभी संडे को मैराथन क्लास भी देंगे और सब्जेक्ट भी और स्टार्ट करेंगे। तो अभी बस इतना ही मैं क्लास दे रहा हूं। अभी क्या है कि अभी स्टार्टिंग है तो कुछ चीजें मैं चेंजिंग कर रहा हूं, टेक्निकल चीजें भी मेरी चल रही हैं और नोट्स वगैरह भी टाइप हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं। लगभग आप जो मान लो कि लगभग 6 से 7 दिन का काम मेरा और रह गया। 7 दिन तक मैं रेगुलर तो क्लास दूंगा, लेकिन 7 दिन तक ये थोड़ा सा क्या टाइम थोड़ा कम दे पाऊंगा। उसका रीजन क्या है कि हमारे टॉपिक कुछ में सुधार चल रहे हैं, चीजें नोट हो रही हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि वीडियो को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक भी करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो आपको इतना काम मेरे लिए करना है। जय हिंद।